दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस एकेडमी विद डीपी। आज हम भूगोल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित होंगे, जिसमें हम आरओ एआरओ को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं, जिसमें भूगोल और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन होंगे। क्योंकि हमें इन पेपरों को हल करने से हमारी जो तैयारी है उसका हमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है और हम में क्या कमी है। जो कमी है हम इसी प्रश्न पत्र के तहत पूरी करते चले जाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम आपको चलते हैं सीधे ही प्रश्नों पर। प्रश्नों से पहले हम जानकारी देना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करना चाहते हैं तो आप कोई भी आपकी क्वेरी हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कर दीजिए, हम आपकी क्वेरी भी देखेंगे और उसके अंतर्गत जो भी समाधान होगा हम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से उस समाधान को करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अब हिमालय की श्रेणियां इसमें पूछ रहा है कौन सी हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। अब हिमालय श्रेणी में ऑप्शन नंबर 1 में दी गया चौगो, लोत्सो, अन्नामलाई और सिरुमलाई। पता होना चाहिए जी चौसो कहाँ है, ये तिब्बत क्षेत्र में है जो कि हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहली हो गई। दूसरे नंबर पर लोत्सो, ये भी तिब्बत के क्षेत्र अंतर्गत आ जाए, क्योंकि हिमालय कहाँ फैला हुआ है, भारत के नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है, बीच में तिब्बत है। तो तिब्बत वाले एरिया में। अन्नामलाई केरल राज्य में है, तो केरल राज्य का मतलब है कि केरल में तो हिमालय है नहीं, मतलब केरल में है नहीं। दूसरी चीज चौथी है सिरुमलाई, ये सिरुमलाई पंचमलाई पहाड़ियां हैं, ये तुम्हारी पड़ती है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में है तो ये भी नहीं है। उसमें पूछा कौन है, तो नहीं है। 3 और 4 नहीं है, तो 3 और 4 नहीं है तो होंगी कौन, 1 और 2, यानी कि इसका आंसर प्रश्न नंबर 1 का होगा ए हल। ठीक है, दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। इसमें पूछा है क्रांति से संबंधित सूचियां, मिलान करनी है हमें क्रांति से संबंधित सूचियां। पहला दिया है गोल्डन क्रांति, तो गोल्डन क्रांति संबंधित बागवानी या फल से, 2 नंबर का हुआ हल। ग्रे क्रांति उर्वरक से हुआ, ये 4 नंबर का, 4 पे मिलाओगे। पीली क्रांति, पीली तेल हो, तेल भी पीला होता है, पीली क्रांति से संबंधित कर सकते हैं, तो तिलहन है, यानी कि 1 हुआ। काली क्रांति पेट्रोलियम से, यानी कि इसका आया 2 4 1 3, 2 4 1 3 कौन सा है इसमें आंसर, डी। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, डी। हम सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में उनकी अवस्थिति हमें उत्तर से दक्षिण ध्यान रखनी है, उत्तर से दक्षिण। अब उत्तर ऊपर की ओर होता है, दक्षिण भारत में नीचे की ओर होता है। तो देखना राज्यों में देख लो पहले कहाँ है, केटू हमारी लद्दाख में, यानी कि सबसे ऊपर है, तो केटू सबसे ऊपर हो गई लद्दाख में। दूसरी है नंदा देवी उत्तराखंड में, तो दूसरे नंबर पर नंदा देवी हो गई, नंदा देवी। इसके अलावा फिर इसके आती है केटू अन्नामुदी और डोडा बेट्टा। अब अन्नामुदी और डोडा बेट्टा का मतलब है कि अन्नामुदी है केरल में और डोडा बेट्टा है तमिलनाडु में। अब ये चूंकि समांतर श्रेणियां पड़ जाती हैं केरल और तमिलनाडु संबंधित, लेकिन डोडा बेट्टा पहले पड़ जाते नीलगिरी के ऊपर है, तो 4 नंबर में आएंगी डोडा बेट्टा आ जाएगी और लास्ट में आ जाएगी अन्नाई मुडी। तो यानी कि हमारा आंसर होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, इसका आंसर होगा बी नंबर का। ठीक, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, हिमालय शिखर और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कौन सा हिमालय शिखर कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है, ये हमें मिलान करना है। केटू हमने अभी पिछले सवाल में ही पढ़ा, केटू लद्दाख में है। नंदा देवी अभी हमने पढ़ा उत्तराखंड में है। तारा पहाड़ अगर नहीं आता आपको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंचनजंगा तो आता ही होगा। कंचनजंगा चूंकि बहुत फेमस चोटी है, तो ये सिक्किम में है। तो बचा क्या, तारा पहाड़ 4 में। तो हमारे पास मिला है 2 1 4 3, 2 1 4 3 कौन सा है, पुनः अपना 2 नंबर का सही हुआ, यानी सवाल नंबर 2 सही है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रायद्वीप पठार से संबंधित उसमें कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों में जो गलत है वो छांटने हैं तुम्हें। पहला कथन दिया गया है भूखंड, यानी कि प्रायद्वीप पठार के भूखंड की ऊंचाई 1000 से 1500 है। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो लिखा होगा कि प्रायद्वीप भूखंड की लंबा ऊंचाई है जो 600 से लेकर 900 मीटर तक है, ना कि 1000 से 15 तक। पहला सवाल गलत हुआ, पहला कथन गलत हुआ। प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूरब की ओर आने पर कम हो जाती है। हम देखो इस बात को इस प्रकार देख सकते हैं, अगर आपने नदियों थोड़ी सी पढ़ी होंगी तो अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और निकलती कहाँ से, अधिकतर पश्चिमी घाट से।
तो यानी कि जब भी पानी का बहाव देखोगे तो ऊंचाई से लेकर नीचाई तक आता है, नीचे की ओर आता है। तो अगर आप वैसे भी समझ लोगे अगर तो पश्चिमी घाट ऊंचा है, पूर्वी घाट क्या है, पूर्वी घाट कम ऊंचाई वाला है। तो आप देखोगे ये पूरब, तो उसमें पूछा गया है पश्चिम से पूरब की ओर कम हो जाती थी, ये भी सही है, मतलब ये सही होगा। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियां तथा पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां। अगर आप यहीं पर भारत का नक्शा देखोगे तो जो गिर पहाड़ियां हैं वो गुजरात में है, ये गुजरात इधर है, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है और ये भारत का पूर्वी हिस्सा है। अब पश्चिमी गुजरात में है गिर पहाड़ियां गुजरात में, ये मैं बोला पूरब में, ये तो गलत हो गया। और उसी का एक और है पश्चिम में राजमहल पहाड़ियां, जबकि राजमहल पहाड़ियां कहाँ है, पूरब में। अतः ये अब उसने पूछा क्या था, सही नहीं है, यानी कि 1 और 3 सही नहीं है। 1 और 3 किसमें, 3 नंबर में, यानी कि इसका आंसर होगा 3 सी, 5 का सी। अब सवाल नंबर 6 में दिया गया है कथन और कारण उनका बताना है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। हाँ, भारत में जाड़ों में वर्षा, सर्दियों में वर्षा हमारे यहाँ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहते हैं, यहाँ रहते हैं, इसमें भी कुछ, क्योंकि जाड़ों में तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, अपने पढ़ा भी होगा, दोनों सही है। लेकिन क्या जो जाड़ों में भारत में वर्षा होती है उत्तरी मैदान में, क्या उत्तर पूर्वी मानसून से होती है क्या? पहली बात ये समझने की वाली बात है। तो आपको हम थोड़ा सी जानकारी दे दें। अगर हम भारत की स्थिति को देखें ये, तो भारत की स्थिति में क्या है कि अगर भारत के जो पूर्व, ये हो गया पूरब वाला हिस्सा, पूर्व, ये हो गया पश्चिम वाला हिस्सा। पश्चिम में भूमध्य सागर, अगर विश्व का नक्शा पढ़ोगे तो पश्चिम में भारत के भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर से आने वाली जो जेठ पवनें हैं, जेठ धाराएं हैं, उनके तहत भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा होती है। तो समझ गए। तो यानी कि इसमें कहा गया है कि हमारे जो भी जाड़ों में वर्षा होती है किसमें होती है, भूमध्य सागर से आने वाली जेठ पवनों से या पश्चिमी विक्षोभों से। तो यानी कि पूर्वी इसका क्या करता है, व्याख्या नहीं कर रहा है। पूर्वी मानसून में वर्षा होती है, ये तमिलनाडु क्षेत्र में होती है, यानी कि दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। तो व्याख्या नहीं करता तो इसका आंसर हो गया बी। हम आपको एक सवाल अभी दे रहे हैं, कमेंट में देना है कि भारत के जो उत्तरी मैदान में जाड़ों में वर्षा होती है उस वर्षा को हम क्या कहते हैं। इतना ये आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 भी वही कथन कारण का कथन हमें पढ़नी है, कारणों को बताना है क्या है। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा घटती जाती है। उसमें कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई गंगा के मैदान का एरिया है, वो पश्चिम चले, उत्तर पश्चिम की ओर चले तो मानसूनी वर्षा घटती जाती है। बिल्कुल सही है, वर्षा घटती जाती है, ऊपर की ओर चले जाओगे, क्योंकि जो भी हमारे पास मानसून जो बादल आते हैं मानसून, वो सारी वर्षा करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और उनमें पानी की मात्रा क्षीण होती जाती है, तो वर्षा तो ऑब्वियसली घटेगी। कारण क्या बता रहे हैं वो देखो, गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर की ओर बढ़ता आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची हो जाती है, सही है। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है। तो भाई ऊंची पवनें भी ऊंची हो जाएंगी और आर्द्रता कम हो जाएगी, तो दोनों ही, तो कथन की दोनों सही है और कथन कारण की दोनों की क्या करता है, व्याख्या करता है, ठीक। सवाल नंबर 8 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी मिल जाती है, ये सही है। गंगा, फिर राम गंगा कन्नौज के पास मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास जमुना नदी मिल जाती है। कहाँ मिलती है, प्रयागराज में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि बेतवा नदी है वो प्रयागराज में नहीं मिलती। बेतवा नदी कहाँ मिलती है, गंगा से, जमुना से। बेतवा नदी मिलती है हमीरपुर में। कहाँ मिलती है, हमीरपुर में, ना कि प्रयागराज में। ये है, तो ये गलत हो गया, ये सही, उसमें सही पूछा है तो सही केवल एक हुआ, तो इसका सवाल नंबर 3 आंसर हुआ, ठीक। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। विचार करना है, कथन कारण का है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी का मतलब होता है हमेशा पानी रहता है, जो भी हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही है। हिमालय जो भी वर्षा अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन क्या एक बात बताओ, जो नदियों में पानी रहता है क्या इस मानसून के कारण हमेशा रहता है? नहीं, क्योंकि हिमालय में सदा बहानी क्यों है नदियां, क्योंकि हिमालय के ऊपर हिमानियां हैं, बर्फ है, यानी कि बर्फ पिघलती रहती है, उसी से हमारी नदियां में पानी हमेशा ही बना रहता है, इसलिए उसे हम सदाबहानी, बारहमासी नदियां भी कहते हैं। क्योंकि
तो ये दोनों कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो गया कौन सा, बी। क्यों, कारण का मतलब कारण बताने वाले चाहिए पहले से, कि जो पहला वाला कथन दिया गया वो दूसरे कारण, इस कारण से हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सही दोनों है। तो सवाल नंबर 9 का बी उत्तर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 10। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण है। अब चक्रवात प्रवण क्या होता है? चक्रवात प्रवण का मतलब होता है जहां प्रवणता ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है चक्रवात आने की। तो हाँ सही है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण, निर्वनीकरण का मतलब होता है बहुत मात्रा में महानदी के क्षेत्र में मैंग्रोव को काटा गया है। ठीक है, अब मैंग्रोव को काटा गया है, अब उसमें कहा गया है कथन कारण दोनों सही है या नहीं है, या व्याख्या करते हैं, या दोनों एक सही दो गलत, दूसरा सही पहला गलत। अब देखना, चक्रवात प्रवण है ये पहला सही है, हाँ महानदी मैंग्रोव वनों को काटा गया ये सही है। क्या दोनों व्याख्या करते हैं? अच्छा एक बार बताओ, जो मैंग्रोव वन है, जो मैंग्रोव वन किसी के चक्रवात आने का कारण होते हैं कि चक्रवात रोकने का कारण होते हैं? मैंग्रोव वन हमेशा चक्रवात रोकने का कारण है, ना कि चक्रवात आने का कारण है। तो चक्रवात, जो कि मैंग्रोव वन बहुत घने पेड़ होते हैं, इनकी जड़ें आपस में जकड़ी रहती हैं। जैसे ही कोई चक्रवात आता है बारिश, हवा और पानी को लेके, तो इनमें क्या हो समा जाता है, जिससे ये आगे नहीं बढ़ पाता, जिससे जो जन धन की हानि होती है उससे हमें बचाव होता है। इसलिए मैंग्रोव को सुरक्षा कवच कहा जाता है हमारे देश में, जो भी तटीय इलाके हैं। लेकिन आजकल क्या है कि मैंग्रोव वनों को काटा जा रहा है। जब मैंग्रोव वनों को काटा जा रहा है तो इससे क्या हो, चक्रवात प्रवणता में वृद्धि हुई। लेकिन उड़ीसा तट पे चक्रवात आने के कारण ये नहीं है। तो अच्छा दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर 10 का क्या होगा, बी। ठीक, अब इसमें मिलाना है घाटी और राज्य, कौन सी घाटी किस राज्य में है। तो घाटी राज्य में देखो, अगर घाटी राज्य में चूंकि मरखा घाटी, जुकू घाटी, सांगला घाटी और खानधार, सिक्किम, हिमाचल, लद्दाख और नागालैंड नहीं मालूम, लेकिन युथांग घाटी सबने पढ़ी होगी, सिक्किम में है। क्यों पढ़ी होगी? क्योंकि युथांग घाटी को हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं, यानी कि गर्म झरना भी कहते हैं। फूलों की घाटी भी यहीं पर स्थित है और साथ में सिक्किम की राजधानी के पास में स्थित है। तो ये सबसे ज्यादा फेमस है। तो डी का पहला किसमें है, ए में है और डी में है, यानी कि सी और बी आंसर इसके नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया। कुछ आंसर ऐसे भी निकाले जाते हैं, तुम्हें सब आए ये भी जरूरी नहीं, किसी को नहीं सब आते, लेकिन क्या है कि हमें जितना आते हैं उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। अब जुकू घाटी है नागालैंड में। क्यों है? क्योंकि ये जुकू घाटी नागालैंड और मणिपुर की क्या है, सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो देखो डी का हो गया पहला और बी का हो गया चौथा। डी का पहला, बी का चौथा, दोनों में सेम है, यानी कि अभी भी आंसर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब आना चाहिए, जो मरखा घाटी है ये लद्दाख में स्थित है। मरखा घाटी कहाँ, लद्दाख में, यानी कि पहले का कौन सा हो गया, तीसरा। तो इसका आंसर पहले का तीसरा हो गया। तो बचा कौन सा, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। तो हो गया इसका आंसर चौथा। हिमाचल प्रदेश में और भी घाटी है, कुल्लू घाटी, मनाली घाटी, धर्मशाला भी है, तो और भी घाटियों को देख सकते हैं। तो इससे हमें क्लियर होता जा रहा है कि कहाँ कौन सी हमारी तैयारी में कितनी कमी है या हमें कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आजकल अगर आप देख रहे होंगे पेपर, जो भी आयोग पेपर करा रही है, साधारण पेपर नहीं करा रही है कि आप कोई भी लूसन रट के जाएंगे और पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्चुअल भी पूरा तरीके से तैयार होना होगा, आपको फैक्ट भी अच्छे याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको एलिमिनेशन मेथड भी आनी चाहिए। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि आप इनको अलग कर सकते हैं कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ये ही होगा। ठीक, अब हम ज्यादा समय न लेते हुए सीधे 12 नंबर सवाल पर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। सूची 1 में दी गई है झीलें, सूची 2 में प्रकार। झीलों के प्रकार, अगर आपने झीलें पढ़ी होंगी तो उनके प्रकार भी पढ़े होंगे। लैगून झील का कहते हैं इसको, और अन्य भी झीलें, हिमनदीय झीलें, अवशिष्ट झीलें, गोखुर झील पढ़ी होंगी आपने, तो ठीक है। पहली झील का नाम है अष्टमुदी। अष्टमुदी कयाल, ये केरल में है। अष्टमुदी कयाल पहली बात तो ये देख लो केरल में है। तो एक झील ऐसे ही याद होती जाएंगी कुछ चीजें कि कहाँ है, केरल में अष्टमुदी कयाल। अब कयाल, केरल में झीलों को कयाल कहते हैं, ये बात याद रखना। केरल में झीलों क्या कहते हैं, कयाल। तो केरल की झीलों का कयाल केरल में है। तो ये लैगून झील है। कौन सी झील है, लैगून। लैगून की झील कैसे कहते हैं, जो समुद्र के किनारे है और समुद्र का पानी अंदर चला गया और बगल से क्या अवरोध पैदा हो गया। जैसे मान ले ये कोई समुद्र का किनारा है और ये इधर का समुद्र का पानी आया और इधर चला गया, तो
तो ये जो झील बन गई, इन झीलों को कहते हैं हम लैगून झील, जो समुद्र के किनारे पे खारे पानी की झीलें होती हैं, जो समुद्र का पानी अंदर आ जाता है। तो केरल के हिस्से में देखोगे तो केरल के हिस्से में इस तरह की झील है, देखो हम बता रहे हैं केरल में, ये आप देखेंगे ऐसे, केरल अगर ये राज्य है तो केरल में ऐसे 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 फैली हुई झीलें हैं और समुद्र का पानी आके इसके अंदर चला गया है, तो ये अष्टमुदी झील। ठीक है। हिमायत सागर, हिमायत सागर पहली बार ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में है हिमायत सागर। कहाँ है? तेलंगाना में। तो ये भी याद करते जाना, तेलंगाना में है। जब ये तेलंगाना में है तो अब जो भी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर आपने पढ़े होंगे, थोड़ा थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं, ये कृत्रिम झील है, यानी कि जिसको मानव ने बनाया, कृत्रिम झील है, मीठे पानी की झील है। डल झील आपको पता ही है, डल झील कहाँ है? कश्मीर में, कश्मीर में। तो डल झील कश्मीर में है, तो जब डल झील कश्मीर में है तो ये कौन सी झील हो गई? ये झील है डल झील, अवशिष्ट मीठे पानी की झील है कश्मीर में। और बची तोंग सुमो झील, ये हिमनद झील होती है, ऐसी झीलें जो हिमानियों से निकलकर नीचे पानी जमा होने से झील का निर्माण होता है, उसे हम हिमनद झील कहते हैं। तो इसके आंसर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो पहली बात तो देख लेंगे ये कहाँ कहाँ है। ये केरल में है, ये तेलंगाना में है, ये कश्मीर में है, और ये हिमनदीय झील सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है। तो मिलाने अष्टमुदी हो गई, लैगून झील है, अष्टमुदी कौन सी होगी? अष्टमुदी लैगून झील है। ठीक, ये देखिए अष्टमुदी लैगून। हिमायत सागर कृत्रिम है, डल झील अवशिष्ट। और अब इसका कैसे मिला हमें आंसर? पहले का दूसरा मिला तो दूसरा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का पहला, और 2 4 1 3, 2 4 1 3 इसका आंसर पहला होगा। ओके, तो हम सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। हाँ, समय देखते हो, अगर आप देखेंगे तो आप इस तरह आंसर मत करिए, जब आप भी कहीं पेपर लगाइएगा स्वयं लेके, तो आप केवल ये ना कि आंसर देके निकल जाएं। आंसरों के बारे में थोड़ा सा, क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप जुटाते जाइए। आप देखेंगे एक दिन कि यही जानकारी जुटाते जुटाते आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी, वो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये कहाँ और क्या है। तो अब देखेंगे भारत में वर्षा के बारे में कथन दिए गए हैं, तो कर सकते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। हाँ, दक्षिण भारत में वर्षा पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती है। सही है, क्योंकि पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये हो गया पश्चिमी घाट, ये एरिया में है पश्चिमी घाट, और ये एरिया में है पूर्वी घाट। तो ये हो गया पूर्वी घाट, और ये एरिया में हो गया पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट। अब इसमें पूछ रहा है भारत में अधिकांश वर्षा, आप देखेंगे वर्षा की स्थिति में तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होती है। इसकी 2 शाखाएं होती हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्योंकि यहाँ पर अरब सागर है भारत में, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून से आती हैं, और एक कुछ ऐसे चली जाती हैं, कुछ ऐसे चली जाती हैं। तो 2 शाखाएं होंगी, अधिकांश वर्षा इसी से प्राप्त होता है। दूसरा, पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती हैं, तो ये भी सही है। इधर का वर्षा कम होती है, इस साइड वर्षा ज्यादा होती है। दोनों सही हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे क्या? दोनों सही हैं, यानी कि सी, ए 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर प्रवाह के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जो अंदर आता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये क्या कहा गया है कि पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्र में अरब सागर और बंगाल की गिरधारा मिल जाती है। हमने बताया ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 धाराएं होती हैं, बंगाल की खाड़ी की धारा और बंगाल की खाड़ी की धारा और अरब सागर की धारा। आप देखेंगे अगर ये दिया पंजाब और हिमालय, पंजाब के ऊपर एरिया है, अगर ये वाली शाखा इससे गई और ये वाली शाखा भी दिल्ली के आगे इससे गई, और दोनों मिल जाती हैं। लेकिन खास बात ये होती है कि दोनों वर्षा करते हुए जाते हैं, तो इसमें इन धाराओं में वर्षा यानी कि आर्द्रता बहुत कम रह जाती है, ऊंचाई चली जाती है, तो यहाँ पर वर्षा बहुत कम करती है। मिल तो जाती है लेकिन वर्षा भी कम हो जाती है। तो ये तो पहला सही है। तो उसमें कहा गया है कि धारा बंगाली खाड़ी की धारा और अरब सागर की धारा मिल जाती है। विराम अवस्था, शुष्क अवस्था, शुष्क मौसम की अवधियां दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषता नहीं है। ध्यान देना, विराम अवस्था क्या कहलाती है? क्या आपने सुना है जैसे मानसून तो 1 जून को आ जाता है, आपको पता है, 15 जून के बाद
मानसून भारत में प्रवेश करता है 1 जुलाई के बाद बढ़ता जाता है। क्या आपने देखा कि अगर मानसून आ गया तो लगातार वर्षा होती रहती है? नहीं, वर्षा हुई फिर रुक गई, फिर हुई फिर रुक गई, यानी कि विराम की अवस्था आ जाती है उसमें, तो सही है। और दूसरी बात, शुष्क मौसम ड्राई भी होता है एरिया, उसमें कहा नहीं है कि है, ये गलत हो गया, क्योंकि उसकी विशेषताएं ये हैं, रुक रुक के वर्षा ही होती है, लगातार वर्षा नहीं होती। सही है तो केवल कौन सा सही है? केवल एक सही है, तो इसका आंसर केवल एक होगा, ना कि दो। दोनों तो इसके आंसर होंगे एक और केवल, और एक सही है। ठीक है, सवाल नंबर 15 में चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, अल्पाइन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देखना है। अरुणाचल प्रदेश, सह्याद्री, गंगा का मैदान, तराई। अब आपको इसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, इसमें आर्द्र पर्णपाती है, इसमें शुष्क पर्णपाती है, बाकी सब चीजें। तो पहली बात तो ध्यान दो, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती बंद या उष्णकटिबंधीय शुष्क। आर्द्र का मतलब होता है थोड़ा सा पानी वाली चीज, जिसमें आर्द्रता रहे, जिस एरिया में आर्द्रता रहे। अब बताओ, आर्द्रता इनमें से किन एरिया में रहती है? तराई वाले क्षेत्र में रहती है हमेशा आर्द्रता। और तराई वाला क्षेत्र रीजन का मतलब होता है गंगा यमुना के ऊपर वाला क्षेत्र तराई का रीजन कहलाता है। तो अब देखेंगे ये कि तराई वाले रीजन में थोड़ी सी आर्द्रता ज्यादा रहती है, तो पहले का हो गया चौथा। पर्णपाती का मतलब जो पत्ते साल में एक बार कम से कम गिराते हैं, नई पत्तियां आती हैं, तो पर्णपाती वन उसे कहते हैं। शुष्क का मतलब हो गया जहां पर आर्द्रता कम होती है, जैसे गंगा के मैदान। अल्पाइन वन होते हैं बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में। अब इधर में ठंडा क्षेत्र कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि हिमालय से संबंधित क्षेत्र, अल्पाइन क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन हमारे भारत देश में हमेशा पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, कुछ हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें पश्चिमी घाट का नाम ना देके उसने दे दिया सह्याद्री। आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट को एक नाम सह्याद्री भी के नाम से जाना जाता है। जो महाराष्ट्र के एरिया के घाट हैं उसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ? सह्याद्री। तो इसका आंसर क्या है? पहले का चौथा आंसर हो जाएगा, और दूसरे का तीसरा, और फिर पहला एक। 4 3 1 2, 4 3 1 2, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा, यानी कि इसका हो गया उष्णकटिबंधीय तराई 4, शुष्क का 3, अल्पाइन का 1 और 2, 4 3 1 2, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 1। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 16 पर। सवाल नंबर 16 क्या कहता है? कारण दिए गए हैं, कारण पढ़ेंगे, ज्यादा समय न लेते हम सीधे कारण पे ही चलते हैं। ठीक है, ओके। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। उन्होंने कहा है कि जो पश्चिमी तट में धान है की तुलना में पूर्वी तट पर धान अधिक उत्पन्न होता। सही है। कारण क्यों सही है? क्योंकि पूर्वी तट जो भी नदियों के डेल्टाओं से बना हुआ मैदान है, और जो भी नदियां डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टा के क्षेत्र में पानी की उपलब्धता अच्छी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, जो धान के फसल के लिए सर्वोत्तम है। तो अतः यहाँ पर धान होता है, ये सही है। दूसरी बात, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। पूर्वी तट में हमने अभी पिछले में पढ़ा था कि पूर्वी तट में कम वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी तट में ज्यादा वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा होती है पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये तो गलत हो गया। तो इसके कारण गलत है और व्याख्या सही है। अगर आप ये बता देंगे कि कौन गलत है, तो ये लगाना आंसर बहुत आंसर सरल हो जाता। तो इसका आंसर होगा सी। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सवाल नंबर 17 कह रहा है। पहली बात आपको पता होना चाहिए फसल चक्र क्या है। फसल चक्र ऐसा होता है, हम एक ही खेत में फसलों को बदल बदल के बोते हैं। अब लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, कौन सी फसलें बदल बदल के बोनी चाहिए? तो दिया गया है, ध्यान देना। अभी हम बता, फसलों को बदल बदल के ऐसे बोनी चाहिए, अगर आपने पहले साल गहरी जड़ों वाली फसलें बो दी हैं, गहरी जड़ों वाली, तो अगले साल कम गहरी जड़ों वाली फसलें बोनी चाहिए। दूसरी बात क्या कहते हैं कि फलीदार, अगर आपने एक बार फसल ले ली है तो अगली बार गैर फलीदार फसल लेनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है, अगर आपने पहली साल तो आपने ज्यादा पानी वाली फसल ले ली, तो अगली साल कम पानी वाली फसल लेनी चाहिए। इस प्रकार का सिद्धांत फसल चक्र के अंतर्गत आता है। तो उसी के अंतर्गत ये सवाल बना है। पहला कह रहा है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। नहीं, हमने कभी बताया अगर आपने गहरी ले ली तो कम गहरी फसलों। दूसरा, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। हाँ, लेनी चाहिए, यानी कि इसका 17 नंबर का दूसरा सही होगा, तो केवल 2 सही होगा। बाकी अगर हाँ इसमें ठीक है। अब सवाल नंबर 18 में चलते हैं। 18 क्या कहता है,
मिलान करना है। अब ध्यान दो, मिलान के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता होगी। इसमें लिखा हुआ है CRID, ये कहाँ है? अब CRID पता होना चाहिए कहाँ है। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड का मतलब शुष्क क्षेत्रों की जो कृषि है उसको करने के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, ये इसका इंस्टीट्यूट कहाँ? तो ये हैदराबाद में है, इसका हैदराबाद में है। अब अगला है IIPR, इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, यानी कि दालों के बारे में रिसर्च कहाँ होता है? दाल के बारे में। इसका ड्राई लैंड का मतलब होता है शुष्क क्षेत्रों के बारे में। तो दाल कानपुर है, सबको जानता है। ये फुल फॉर्म आप याद रख कर लेना और लिख लेना, क्योंकि ये कभी कभी हो सकता है आपको इस प्रकार के पूछ दे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, या मिलाइए। अब अगला है IGFRI, इसका मतलब है इंस्टीट्यूट ग्रासलैंड फॉर फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि घास और चारा। आपने कई बार पढ़ा होगा घास और चारा अनुसंधान कहाँ है? झांसी में। तो घास और चारा अनुसंधान के लिए झांसी। अब अगला लिखा UPCAR, यानी कि उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। तो उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में। जब लखनऊ में है तो इनको मिला दीजिए, पहले का दूसरा है तो पहले का दूसरा, और बी का नंबर का है चौथा, तो दूसरा चौथा पहला तीसरा, इसका आंसर पहला होगा। ओके, तब हम चलते हैं सवाल नंबर 19 में। 18 हो गया। 19 का कहता है कॉलम ए से कॉलम 2 को मिलाना है। इसमें दिया गया है हमारे अंतर्गत खेती, जो भी झूमिंग खेती है, इसमें दिया गया राज्य, कौन सी खेती कहाँ होती है। तो झूमिंग पता है हमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के एरिया में होती है, ये तो सभी को मालूम रहता है। और ये एक और याद, अगर आपको याद ना हो तो मुझे याद आ रहा, बालरई ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है। अब इन दो को हम एलिमिनेट करने की, क्योंकि इसमें देखो हम एलिमिनेट करने का मेथड बता रहे हैं। झूमिंग पता पहले का तीसरा, तो पहले नंबर का तीसरा कौन से में है? बी नंबर वाले में। लो आगे हमें आता हो या ना आता हो कोई जरूरत नहीं, हमने किया आंसर पहले में तीसरा है, ये क्लियर होना चाहिए कि पहले का तीसरा है। और भी मिला दे रहे हैं। बी का डिल ये खल में है, ये 2 नंबर पे आ जाएगा, और बाले उड़ीसा ये 3 नंबर में आ जाएगा। तो आपको समझ में आया? इस तरह हम निकाल सकते हैं, कैसे इसको निकाल सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसका होगा सही। ठीक, अगला है देखो सवाल नंबर 20, स्लोवाकिया से संबंधित पड़ोसी देश। तो स्लोवाकिया से पड़ोसी देश का संबंध का मतलब होता है हमें स्लोवाकिया देखना चाहिए। अगर आप स्लोवाकिया, पहली बात तो ये समझिए कि स्लोवाकिया यूरोप का एक देश है। स्लोवाकिया ये दिखाया है रेड कलर में। तो स्लोवाकिया से संबंधित देश अगर आप देखेंगे, उसका पड़ोसी देश यूक्रेन है, उसका पड़ोसी देश यूक्रेन है, और हंगरी है, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड। अब याद रखना, यूक्रेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड है। अब देखेंगे इसमें क्या है, चेक रिपब्लिक था, हाँ था। अब देखेंगे चेक रिपब्लिक था, हंगरी भी था, ऑस्ट्रिया भी था, लेकिन सर्बिया नहीं था। तो 2, 3, 4 किसमें है? ये है। इसमें एक चीज और हम बताना चाहते हैं, ध्यान देना। अगर आपको नहीं मालूम कि ये पूरी चीज है, लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि जो सर्बिया है ये इसका पड़ोसी नहीं है, सर्बिया इसका पड़ोसी नहीं है, तो यानी कि 1 नंबर आंसर नहीं होगा। आप देख लीजिए, एक किस्म है, एक इसमें है तो ये भी आंसर नहीं होगा, एक इसमें है तो ये भी आंसर नहीं होगा, एक इसमें है तो ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि आंसर कौन सा होगा? बचा हमारा आंसर कौन सा? सी। तो आंसर इसका कौन सा होगा? सी। आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं, या तो आपको याद होनी चाहिए, या कम से कम एक ऐसा हो जो आप एलिमिनेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखो, अब इसमें राजधानियां पूछ दी, कौन सी राजधानियां कहाँ हैं? तो देश और राजधानियां, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है, ये भी सही है, ब्रातिस्लावा है। रोमानिया की राजधानी सोफिया, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ये राजधानी आपको याद करनी पड़ेंगी, जो ज्यादा, क्योंकि जो भी न्यूज में रहते हैं देश, और ऐसे देशों की राजधानी थोड़ी सी याद करने को, क्योंकि आजकल अगर आपने देखा होगा पुराने पैटर्न में, तो इस प्रकार की राजधानियां मिलाने को या फिर उनसे नदियां मिलाने को दे देता है। तो अब ये मिला दे, तो पहले का पहला हो गया और बी का हो गया तीसरा, 1, 3, यानी कि ए नंबर का इसका आंसर सही होगा। हम चलते हैं सवाल नंबर 22 में। सवाल नंबर 22 का कहता है मिलान करना। अंध महाद्वीप सबको जानता है, अफ्रीका में अंध महाद्वीप, यानी कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। ये विश्व की छत,
दुनिया में विश्व की छत हम पामीर के पठार को कहते हैं। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं और मोतियों का देश बहरीन को कहते हैं। अब विविध की अगर थोड़ी सी भी जानकारी रखते होंगे तो ये आप सवाल कर ले जाएंगे। तो पहले का तीसरा कौन सा है? पहले का तीसरा बी नंबर में है। इसमें तो एक ही अगर आता होगा कि अंडमान द्वीप कहते हैं तो पूरे लगाने की आवश्यकता नहीं थी, आप सीधे निकल जाते। सवाल नंबर 23 का कहता है, विचार करना है, कोयला अवसादी सेल है, सही है। बेसाल्ट आग्नेय सेल है, ये भी सही है। कितने कथन सही है? 2 सही है। अब ध्यान दो, आग्नेय को देखो, आग्नेय का मतलब आग से तैयार होना। जो भी सबसे पहली चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान बनती है। जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं या पृथ्वी से जब भी लावा बाहर निकलता है और लावा ठंडा होता है, लावा ठंडा होने से पहले जो प्राथमिक चट्टान होती है वो आग्नेय होती है। आग्नेय होती है, इससे थोड़ा सा अगर आग्नेय को और ठंडा आग्नेय चट्टान बनेगी, इसी के अंतर्गत बेसाल्ट आता है, ग्रेनाइट आता है। तो ग्रेनाइट जो बेसाल्ट दे रहा है कि बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है, हाँ बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है, ये भी सही है। अवसादी का मतलब होता है परतदार, अवसादी परतदार। कोयला आपने पढ़ा होगा कि परतदार यानी कि जीवाश्मों के दबने से उनसे प्राप्त होता है हमें कोयला। अब कोयला कब प्राप्त होगा? जब प्राप्त होगा कि हमें कोई चीज हो वो दब जाए बालू में और फिर दबते दबते उसमें ताप और दाब इस प्रकार से प्रेशर दाबे कि वो है कोयला में परिवर्तित हो जाए। तो दोनों अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, याद रखना। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि आग से पैदा होंगी, तुरंत ही आग के बाद जो तुरंत ही ठंडी होंगी उसमें क्या पाया जाता है? कुछ नहीं। तो दोनों सही हैं, तो अतः ये इसके दोनों सही हो जाएंगे। तो देखना इसके दोनों ये दोनों सही हैं। पहले कोयला भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक। सवाल नंबर 24, माउंटेन शिखर दिए गए, देश दिए गए। आपको उच्चतम शिखर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए किस देश में क्या है। तो मैकिनले सभी को पता है कि माउंट मैकिनले होता संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट लोगन ये कनाडा में है। माउंट कैस्को ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका आंसर होगा 3-2-1, 3-2-1 सवाल नंबर सी होगा इस आंसर का सी। ठीक है, तो ये सी देख लेंगे। अब सवाल नंबर 25 आ गया। 25 में क्या है? परिप्रशांत मेखला सुनामी का संवेदनशील क्षेत्र है। अब आपको आना चाहिए परिप्रशांत मेखला क्या है। अगर आपने थोड़ी सी भी भूगोल पढ़ी होगी तो जो प्रशांत महासागर के जो चारों ओर प्लेट टेक्टोनिक या अभिसारी सड़क के तहत जो भी एक मेखला बन जाता है जिसमें बहुत सारे ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, भूकंप की घटनाएं होती हैं, उसे हम कहते हैं परिप्रशांत मेखला। यानी कि प्रशांत महासागर अगर ऐसे देखोगे तो ये वाला जो एरिया है जहां से 2 प्लेटें टकराती हैं, तो ये परिप्रशांत मेखला है। और कह रहा है कि क्या परिप्रशांत मेखला में सुनामी सबसे ज्यादा संवेदनशील है। हाँ, क्योंकि आप परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत ही आप देखेंगे कि जापान क्षेत्र में या इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सुनामी आती रहती है। तो ये सही है, कथन तो सही है। कारण क्या गलत? यह मेखला विवर्तनिक दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र है, विश्व के प्रमुख भूकंपों का स्रोत है, ये भी सही है, क्योंकि सुनामी के आने का एक कारण भूकंप है। और जो भी प्लेट टेक्टोनिक या विवर्तनिक दृष्टि से जो भी क्षेत्र अभिसारी सड़क के अंतर्गत आता है उस वहां भूकंप ज्वालामुखी आते रहते हैं। जब आते रहते हैं तो सुनामी भी के लिए भी आती रहेगी यहाँ पर। तो अतः हम कह सकते हैं इसको कि दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक, तो इसके दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या भी करता है। अब हम अगले चलते हैं सवाल नंबर 26। 26 क्या कहता है कि विचार करना है और क्या उपयुक्त नदियों में से कौन सी स्थल रुद्ध कैस्पियन सागर में बहती है, यानी कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है, ऐसी नदियों को बताना है। तो इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा ये कैस्पियन सागर का मैप देख लीजिए आप। देखो, अगर ये है कैस्पियन सागर, ये क्या है? कैस्पियन सागर। उसमें दिया गया है, देखो यूराल नदी। क्या यूराल नदी कैस्पियन सागर में आती है? हाँ आती है। वोल्गा नदी ये भी आती है कैस्पियन सागर में। एक उसमें नई नदी दी गई है सरदरिया। तो सरदरिया नदी ये है सरदरिया। क्या सरदरिया नदी कैस्पियन सागर में आती है? नहीं आती। ये कहाँ गिरती है? अरल सागर में। जैसे सरदरिया, अमुदरिया जी अरल सागर की हैं, वोल्गा और यूराल कैस्पियन सागर में, और ये काला सागर है। अब हम सवाल नंबर देखते हैं। क्या सवाल कह रहा है? सवाल कह रहा है कि कौन सी नदी इसमें गिरती है, नहीं गिरती। तो क्या बताइए आप, वोल्गा नदी गिरती है? हाँ गिरती है। अभी हमने देखा कि वोल्गा नदी गिरती है। ठीक है, अब दूसरी यूराल नदी गिरती है? हाँ गिरती है। डॉन गिरती? डॉन हमारी गिरती है ब्लैक सी यानी काला सागर में, और सरदरिया हमने देखा भी अरल सागर में गिरती है।
यानी कि 3 और 4, यानी कि सवाल नंबर इसका आंसर कौन सा होगा, ये वाला 3 और 4 सही होगा, 26 नंबर का आंसर। आप मैप में देख के थोड़ा सा दिमाग से अंदाजा लगा सकते हैं, याद बना रहता मैप देखे। आप मैप हमेशा देखते रहिए, नदियां कौन कहाँ गिरती हैं। अब आपको क्वेश्चन या भी आपको एक क्वेश्चन कमेंट में करना है कि अरल सागर जो झील है वो किन दो देशों के बीच में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अरल सागर किन दो देशों के बीच में है। ठीक है, ये आपको कमेंट में करना है। अब ध्यान दो, इसमें 27 में भी दी गई सूची मिलाना है कौन सी नदी में कौन सा शहर बसा हुआ है। तो स्प्री नदी में बसा हुआ स्प्री है जो बर्लिन है जो कौन सा शहर है, बर्लिन, ये जर्मनी की राजधानी है, ये स्प्री नदी किनारे है। सीन नदी आपको पता ही है, पेरिस में है। तो इतने में मिला के देख लेते हैं, अगर आपको नहीं आले हैं तो ये दो तो आते होंगे क्योंकि ये बहुत फेमस रही है सीन नदी पेरिस की, तो इसको मिला के देख लें, पहले का चौथा और सी का तीसरा, पहले का चौथा, यही इसमें आंसर हो गया। आपको पूरा हल करने की आवश्यकता भी नहीं है, यही इसका आंसर हो गया। लेकिन फिर भी हम तो चूंकि इस समय अभ्यास कर रहे हैं, एक बात और याद रखना, आप मॉक पेपर लगाइए घर पर या किसी से पढ़िए। आप 10 बार गलती कर रहे हैं, समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जब एग्जाम देने जाओ उसमें गलतियां की संभावना कम हो, अतः हमें इस तरह की तैयारी करनी है। और देख ले रहे हैं बी का नंबर का ए रान नदी बान और एल्ब नदी हेम्बर्ग। अब देख लो बान कहाँ है, ये जर्मनी में है, ये भी देख याद रखना। बान शहर कहाँ है, जर्मनी में, इससे पता चल जाएगा कि कौन सी नदी किस देश में बहती है। हेम्बर्ग भी जर्मनी में ही है और पेरिस फ्रांस में है, ये भी क्लियर है। और बर्लिन जर्मनी में भी है। देखो 3 नदियां जर्मनी की दे दी, एक नदी कहाँ की दे दी, फ्रांस की, तो याद होने चाहिए आपको ये। ठीक, तो सवाल नंबर 27 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 27 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 27 कह रहा है ग्रीस में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्याप्तता शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक रहती है। तापमान विपर्याप्त का मतलब है तापमान में अंतर। हाँ सही है, गर्मियों में ज्यादा अंतर रहता है। क्यों रहता है ज्यादा अंतर, क्योंकि जो स्थल होता है जल की अपेक्षा जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है और जल देर में गर्म और देर में ठंडा होता है। इस कारण से गर्मियों में स्थल जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और रात में जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। महासागर देर में गर्म और देर में ठंडे होते हैं। तो ये तो सही है कि भैया पर्याप्त होती है। कारण भी कथन नंबर दूसरा दिया गया है जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है, ये सही है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जल की विशिष्ट ऊष्मा के कारण ही जो तापमान में अंतर है वो स्थल और महासागर में होता है? नहीं, वो कारण क्या है कि स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे भी होते हैं और जो महासागर है जल की बॉडी है वो देर में गर्म देर में ठंडी भी होती है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो व्याख्या नहीं करता, इसका आंसर कितना होगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। तो हम इसका आंसर लगाएंगे बी। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 क्या कहता है कि हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, बढ़ गई है, किंतु इसमें बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, इसमें वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। अब आप बताओ, जैसे मान लो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ठीक है बढ़ रही है, उसमें कारण कह रहा है कि निचले भाग में नहीं रहती। हाँ नहीं रहती, क्योंकि निचले भाग में पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड शोषण में लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो निचले वायुमंडल के निचली परत का जो है घास फूस प्लैंकटन वगैरह वो कार्बन डाइऑक्साइड की यूज कर लेते हैं, तो निचले वाले वायुमंडल की निचली परत में वो कम होगी। तो ठीक है भाई, कम होती है, लेकिन वो कारण पूछ रहा है कि क्यों कम हो रही है। तो क्या वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है? गैसें कभी भी समताप मंडल में पलायन नहीं, समताप मंडल में बहुत कम गैसें तो पाई जाती हैं लेकिन पलायन नहीं करती, वह निचले मंडल यानी कि क्षोभ मंडल में ही अधिकतर रहती हैं। ऊपर जाने पर गैसों की मात्रा या घनत्व गैसों की मात्रा कम होती जाती है। अब जैसे भी क्षोभ मंडल समताप मंडल ऊपर जाएंगे तो गैसों की मात्रा घटती जाती है, तो पलायन करती होंगी तो वहां तो मात्रा बढ़ जाती है, तो पलायन नहीं करती है, तो ये हो गया। समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। पादप प्लवक का मतलब होता है प्लैंकटन, पेड़ पौधे जो भी समुद्रों के पेड़ पौधे हों या फिर जमीन के होंगे, तो उसमें समुद्र दिया गया, तो ये तो सही है। ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेती है। ध्रुवीय बर्फ का मतलब होता है टोपियां, आइस कैप, जो ध्रुवों में जो बर्फ जमी रहती है
वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये बता रहा है, तो ये भी तो गलत है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्या कारण है, तो केवल नंबर 2। तो इसका आंसर होगा बी, केवल नंबर 2 सही है, बाकी इसके गलत है। सवाल नंबर 30 में चलते हैं। जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र है, सही है। जीवमंडल कैसे बनता, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो इस क्षेत्र को कहते हैं हम, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, जीवमंडल या ज्योमंडल कहते हैं। ठीक है, ज्योमंडल हो गया, मान लिया। अब ध्यान दो, अब कारण क्या दे रहा है वो, कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। दूसरा, परंतु ऊर्जा के निवेश में बहिर्गमन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अब बताइए, ऊर्जा के निवेश में आपने लिंडमान का नियम पढ़ा होगा। लिंडमान का नियम क्या कहता है कि अगर आप ऊर्जा का प्रवाह देखेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह केवल 10% जाएगा अगले के बाद। यानी कि कोई भी, यानी कि पेड़ पौधों को अगर आप खाएंगे तो पेड़ पौधों से जो ऊर्जा मिलेगी उसका टोटल का, जो उनके पास ऊर्जा संचित होगी उसका 10%, अगले वाले को 10%। इसी के तहत एक कॉन्सेप्ट और देते हैं, जो शाकाहारी मांसाहारी वाले को विवाद होता है। शाकाहारी कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमें डायरेक्ट पौधा खाया तो हमें 10% ऊर्जा मिलेगी, और टोटल का 10% पहुंच जाएगी जो मांसाहारी जीव होंगे या मांस का, मतलब जो मान लीजिए कि हम एक बकरी मान लेते हैं, मुर्गी मान लेते हैं जो खाते हैं, तो 10% पहुंचती है। 10% का 10% आपके पास पहुंचेगी, ना कि टोटल का 10%। तो एक इधर सिद्धांत देते हैं शाकाहारी कि भाई हमें 10% ही मिलेगी लास्ट में, हम तो पहले वाले को शाकाहारी खाएंगे तो 10% डायरेक्ट मिलेगी, हम 10 का 10% मिलने वाले को क्यों खाएं। तो शाकाहारी मांसाहारी में एक विवाद ये भी उत्पन्न होता है। तो इस कारण से भी हमें शाकाहार करना चाहिए, मांसाहार नहीं। लेकिन ये अपनी अपनी चॉइस का सवाल है, स्वयं आत्मनिष्ठ को सोचकर ही हमें काम करना चाहिए, इसमें कोई किसी का प्रतिबंध नहीं है। तो ये कारण गलत है, तो कारण क्या हो गया, गलत हो गया और विवृत तंत्र है। तो एक सही है और 2 गलत है, तो इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर क्या हो गया, सी। इसका आंसर सी हो गया। चलिए अब सवाल नंबर 31 में चलते हैं। सवाल नंबर 31 क्या कहता है, जैवमंडल अवस्थिति, कौन सा जैवमंडल कहाँ स्थित है ये देखना है। तो सिमलीपाल उड़ीसा, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, नौकरेक मेघालय में। सब तो सिमलीपाल उड़ीसा पहले का चौथा, पचमढ़ी मध्य प्रदेश तीसरा, चौथा तीसरा, नंदा देवी पहला और दूसरा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 बी नंबर का सही है। इसका आंसर कौन होगा, बी नंबर का सही होगा। ठीक, अगला 32 पे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। हरित पादप और सूची। अब घटक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उत्पादक। ध्यान देना, हरित पादप, हरे पेड़ पौधे क्या है, उत्पादक हैं कि उपभोक्ता है, पहले उत्पादक हैं। तो उत्पादक हैं तो हम इसको इससे मिलाएंगे। पशु या परजीवी, जो पशुओं को खाने वाले परजीवी हैं वो द्वितीय, दूसरे वाले उपभोक्ता। कैसे हम दादा है, जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक, ये क्या है, पेड़ है, हम पेड़ बनाए ले रहे हैं इधर, ये घास फूस है, तो ये होगी उत्पादक जो भी बनते, इसको खाएंगे तो प्रथम जो भी खाने वाला जीव होगा वो होगा प्रथम उपभोक्ता। मान लीजिए इधर कोई बकरी है, बकरी को खा रहा है, बकरी खा रही है घास तो प्रथम, और बकरी को खा रहा है शेर, तो शेर होगा द्वितीय उपभोक्ता। ठीक, तो ये इस प्रकार की चयन खाद्य श्रृंखला में चलती है। और ध्यान देना 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर होती है, भी जो भी इसके पास ऊर्जा होगी उसका 10% आगे को ट्रांसफर होगी, 10% का 10% आगे को ट्रांसफर होगी। इसलिए अब इसमें देखिए पशु परजीवी, पशु परजीवी का मतलब होता है द्वितीय प्रकार को उपभोक्ता। पादप परजीवी जो पादप को खाते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता। तो फंगस अपघटन हो गया, तो पहले का चौथा एक ही में है, तो ये इसका आंसर ये वाला होगा। ओके, तो सवाल नंबर हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं हम, सवाल नंबर चलते हैं 33 में। सवाल नंबर 33 क्या कह रहा है कि जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर उच्च रहता है। हाँ, सर्दियों में आपने देखा होगा कि दिल्ली की सर्दी में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाता है, वहां पर पराली जलाने पर भी रोक लगाई जाती है, अन्य भी कार्य किए जाते, पानी का छिड़काव भी किया जाता है। सरकार को इसमें बहुत हाथ पैर फूल जाते हैं सर्दियों के दिनों में दिल्ली में, क्योंकि उसका वायु प्रदूषण इतना हाई हो जाता है कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो सही है भाई। मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। भाई मोटरसाइकिल की दहन प्रक्रिया में जाड़े से और गर्मी से क्या संबंधित है, कोई संबंध नहीं है। गर्मियों में भी वो जलेगी और सर्दियों में बिना जले वो चलेगी ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो
तो पहला सही और दूसरा गलत है। 33 नंबर तो सवाल नंबर इसका आंसर कौन सा होगा? सी नंबर का आंसर होगा। तो सी नंबर का आंसर दे इसका लगा दे हम, ये वाला सही होगा। ओके, अब देखेंगे हम सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 क्या कहता है? विचार करना है कथनों में। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड को निर्मुक्त करती, मतलब जो कृषि मृदाएं हैं, जो मिट्टी की जुताई करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि नाइट्रोजन निकलती है। हाँ, निकलती है। कोई नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने रहते हैं, उसमें फंसे रहते हैं। तो जब भी जुताई की जाती है तो उसमें नाइट्रोजन बाहर निकलती है। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करता है। हाँ, अमोनिया निर्मुक्त करता है, यानी कि मीथेन गैस बनाता है अमोनिया से। तो हाँ, करते हैं। कुक्कुट उद्योग में पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक। हाँ, कुक्कुट उद्योग का मतलब होता है मुर्गी पालन से संबंधित, तो इसमें भी नाइट्रोजन। तो इसके कौन से कथन सही हैं? तीनों सही है, याद रखना। ये मवेशी पर्यावरण से एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछा जाता है, तो मवेशी जब जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस निकालते हैं? अमोनिया तो निकालते हैं, लेकिन जुगाली करते तो सबसे ज्यादा मीथेन। कौन सा आंसर में बोलते हैं? मीथेन। तो ये याद रखना, मीथेन। अब मीथेन को निकलने वाला कई बार पूछे, धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? या फिर जहां भी नाले, नदी नाले हों, वहां कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना, जहां भी चीजें सड़े, जो भी पेड़ पौधे से संबंधित चीजें हैं वो सड़े, और सड़ने के बाद हमेशा ही क्या निकालेंगे? मीथेन गैस निकालेंगे। जैसे धान के खेत में, धान के खेत में पानी भरा रहता है, धान की पराली रहती है, जब वो सड़ती है तो मीथेन गैस निकालेंगे। उसने कहा कि किसी भी नदी ना या फिर धान के खेत के मन जुगाली करने वाले जानवर जुगाली करते हैं, तो जानवर भूसा खाते हैं, वो भी क्या है? स्टार्च है, या फिर मान लिया भूसा है, तो भूसा है, तो इसमें भी निकालेंगे। तो मीथेन गैस का मतलब संबंध कहते हैं जहां पर सड़ने वाली चीजें होंगी वहां से हमेशा ही मीथेन। मान लो ऐसा कोई ना आंसर ना पूछ के तुम्हें ऐसी जगह पूछ दे और बता दे कि यहाँ से कौन सी गैस निकली, तो आपको ध्यान में यहाँ चीजें सड़ रही हैं, गल रही हैं, तो वहां पर मीथेन गैस निकालनी है। सवाल नंबर 35 ये हमारे इस सेशन का अंतिम और आखिरी सवाल है। इसको हम देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी, कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है? एक सही सुमेलित है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एडमंड स्वेस ने कहा ये सही है, बाकी गलत है। इकोसिस्टम किसने दिया था? एजी टाइम्सले ने दिया था, आप जानते हैं। इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल। तो इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल देख लेंगे हम। और अगर ये जैव विविधता किसने दिया था? जैव विविधता दिया था रेगर ने। किसने दिया था? रेगर ने। तो रेगर, अगर ये होते तो सही है, बाकी ईपीडी कंडोलेन और रीटर से कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर पहले का पहले होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और ये हम अभी भूगोल और पर्यावरण से संबंधित सवाल लिए थे, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा टाइम लगाने से या ज्यादा समय कंज्यूम करने से नहीं, हम तो केवल कोर चीज लो। अभी भूगोल की इसी तरह हम अगले विषयों में जैसे पॉलिटी के, इकोनॉमी के, साइंस के, अन्य के सवाल भी हम हल करेंगे। तो ये हमारे आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।